तेज ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी और दत्ता को लोकेशन सेंड करके कार लाने कह दिया। एक कार और तेज के पीछे आ रही थी। तेज ने भी स्पीड बढ़ाई तो उस कार की भी स्पीड बढ़ गई। वो कार किसी और की नहीं, रॉक्सी की थी। रॉक्सी ने अपने पिस्तौल से तेज की कार का निशाना लगाया। गोली सीधे पिछले टायर में जाके लगी। कार अनबैलेंस होने लगी। तेज ने कार में ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर जैसे ही कार रुकती, पीछे आने वाली कार ने पीछे से तेज धक्का दिया और तेज की कार आगे बढ़ने लगी। कार पहाड़ी के नजदीक ही थी। एक तेज आवाज के साथ तेज की कार का टायर बस्ट हो गया। तेज कार में ब्रेक लगा रहा था, पर जब कार पहाड़ी की चोटी के नजदीक पहुंच गई तो तेज साइड का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। तभी पीछे से आने वाली कार ने भी उस कार में धक्का दे दिया था, जिससे वो कार पहाड़ी के नीचे लुढ़क गई। दूसरी वाली कार फिर से पीछे आई और एक तेज लाइट तेज प्रताप के ऊपर पड़ने लगी। तेज के कंधे में थोड़ी चोट थी और माथे से भी हल्का खून निकल रहा था। तेज अपना कंधा पकड़कर खड़ा हुआ था। दूसरी कार से रॉक्सी निकलकर बाहर आया। उसे तेज प्रताप को अपनी गन पॉइंट पे ले लिया। तेज तो सब जानता था, फिर भी उसने रॉक्सी से कहा, तुम जिस चीज के लिए मुझे मारना चाहते हो वो जमीन तो काली की भी नहीं होगी। उससे कहना अपनी फालतू की जिद छोड़ दे। तेज प्रताप के जीते जी उसके काले धंधों का अड्डा तो जमीन पर नहीं बन सकता। रॉक्सी भी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, काली क्या चाहता है ये मैं नहीं जानता, जमीन की बात हुई है ये भी नहीं जानता, पर आज तुझे मार के ही जाऊंगा। उससे काली का जो फायदा होगा वो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। रॉक्सी जोर जोर से हंसने लगा। रॉक्सी ट्रिगर दबाता तभी तेज ने नीचे झुककर एक पत्थर को उठाया, रॉक्सी की तरफ उछाला, जिससे रॉक्सी का निशाना थोड़ा सा चूक गया। वो अपनी पिस्तौल उठाता तभी तेज उसकी तरफ आया और दोनों में हाथापाई शुरू होने लगी। रॉक्सी काफी प्रोफेशनल था, पर तेज भी उससे प्रोफेशनल जैसी ही लड़ाई कर रहा था। आखिर जीत तेज की होने लगी। रॉक्सी ने भी होशियारी दिखाते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए और तेज के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। तेज ने भी कुछ सोचा और उसे माफ कर दिया। हाथापाई में तेज को भी काफी चोट आई थी। उसे रॉक्सी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, तुम मुझे मेरे दोस्त के पास तक ले चलो। रॉक्सी ने भी हाँ कह दिया। रॉक्सी की गन अभी भी तेज के पास थी। रॉक्सी कार चालू करने के लिए उसमें बैठा। फिर सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी को पीछे लिया और हंसते हुए तेज से कहा, तुम जैसे लोग हमेशा मुश्किल में पड़े रहते हैं। मुझ पर भरोसा करके तुमने अपने लिए ही मुश्किल खड़ी कर दी है। दिल्ली में काली के घर में काली लगातार रॉक्सी का फोन डायल कर रहा था। रॉक्सी का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। काली को समझ नहीं आ रहा था कि रॉक्सी को तेज को मारने से कैसे रोके। काली ने फिर अपने आदमियों को भी फोन लगाया। उन्होंने अभी फोन चालू ही किया था। काली के आदमी ने घबराते हुए काली का फोन उठाया और हेलो कहा। काली ने भी उधर से हड़बड़ाते हुए कहा, रॉक्सी कहाँ है और तेज प्रताप का क्या हुआ? काली के आदमियों ने कहा, आप चिंता ना करें, रॉक्सी तेज प्रताप के पीछे ही पहाड़ी पर गया है। अब तक तो तेज प्रताप ऊपर भी पहुंच चुका होगा। काली ने उधर से गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर जल्दी जाओ और कोशिश करना तेज प्रताप को कुछ ना हो। काली के आदमी अचानक ही चौंक गए। उन्होंने कहा, पर अब तक तो आप उससे। वो आगे कुछ कहते तभी काली ने बात काटते हुए कहा, मैंने जो कहा है वो करो, पहले जल्दी जाओ और रॉक्सी को रोको, तेज प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। उधर दत्ता जी के आदमी तेज प्रताप की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए थे और राजवीर को लेकर वापस खंडाला की तरफ लौट गए। वहां जाकर उन्होंने राजवीर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। राजवीर का फोन कंटिन्यूअसली बज रहा था, तो दत्ता जी के आदमियों ने दत्ता जी को राजवीर का फोन ला कर दिया। एक बार फिर फोन बजने लगा तो दत्ता जी ने कुछ सोचते हुए फोन उठा लिया। वहां से शिल्पा थी। उसे बगैर सुने ही चिल्लाना शुरू कर दिया, हद होती है राज, तुमने कहा था तुम शाम तक आ जाओगे, रात के 11 बज रहे हैं, पता है कब से फोन लगा रही थी, अभी तक तुम नहीं पहुंचे, पलक भी तुम्हारी रास्ता देखते देखते सो गई। कहाँ रह गए हो तुम लोग? तेज भाई भी फोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ तनु की हालत भी खराब है, अब बोलते क्यों नहीं हो? अब मुंह में दही जमा कर बैठ गए हो क्या? दत्ता जी हैरान थे। शिल्पा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उन्होंने मन में सोचा, राजवीर जी कैसे झेलते होंगे अपनी पत्नी को, पर उनकी चिंता भी है। उन्होंने धीमे शब्दों में कहा, जी मैं दत्ता बोल रहा हूँ। राजवीर जी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। जैसे ही उन्हें होश आ जाएगा मैं आपकी बात करवा दूंगा। शिल्पा ने जैसे ये सुना थोड़ा रुआंसे सी होकर पूछा, क्या हुआ राजवीर को? दत्ता जी ने कुछ सोचते हुए कहा, लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है, अभी आराम कर रहे हैं।
शिल्पा ने तेज के बारे में पूछा और तेज भैया कैसे हैं, उनसे भी बात क्यों नहीं हो रही है। दत्ता जी को नहीं पता था तेज कहाँ है, उन्होंने कह दिया। तेज भी शायद मीटिंग के कारण थक गए हैं तो वो भी आराम कर रहे हैं। पता नहीं शायद जिस होटल में खाना बुलवाया था वो ठीक नहीं था। आई एम सॉरी मैम, मैं सुबह राजवीर सर से बात करवाता हूँ। इतना कहकर दत्ता जी ने फोन रख दिया और गहरी सांस ली। उधर शिल्पा ने कहा, इस दत्ता की तो ऐसी की तैसी, मेरे राजवीर को कुछ हुआ ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हुआ तनु को मैंने जानबूझकर सुला दिया, नहीं तो वो भी चिंता करती रहती। उधर तनु अपने रूम में करवट बदल रही थी। वो बार बार तेज को फोन लगा रही थी पर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। आंसू तो जैसे थम ही नहीं रहे थे। फिर उठकर बरामदे में आ गई और झूले पर बैठकर अपनी पुरानी यादों में खो गई। न वो आ सके, न हम कभी जा सके, न दर्द दिल का किसी को सुना सके, बस बैठे हैं उनकी याद में खोए हुए। न उन्होंने याद किया और न हम भुला सके। महसूस कर रहे हैं तेरी लापरवाही को हम। याद रखना अगर हम बदल गए तो मनाना तेरे बस की बात नहीं। उधर काठ गोदाम में प्रीति को घर छोड़ने के बाद विक्रम कुछ देर के लिए ऑफिस गया था। वहां उसने प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल्स देखी और वापस अपनी फेवरेट जगह पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पहाड़ी के ऊपर से जगमगाती हुई लाइट्स को देखना उसे बहुत पसंद था। वो कार के बॉनेट पर बैठ गया था और नजारों का मजा लेने लगा। उसने मन में सोचा, जिंदगी किस दिशा में जा रही है कुछ पता ही नहीं है। दिल तो है पर दिल रुबा नहीं है। चांद जब आते हैं तेरे आगोश में तो भूल जाते हैं क्या गम है। बस फिर दिल खोल कर खड़े हो जाते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं उन्हें भुलाने की। आज भी उनकी हलचल मौजूद है ख्यालों में, आज भी उनकी खुशबू बसी हुई है सांसों में। बस इन्हीं यादों के सहारे जीना है। कुछ पल के लिए उसके दिल में पलक के बर्थडे की और तनु की यादें आने लगी। उन्हें याद करके वो मुस्कुरा उठा। उसने मन में कहा, ऐ मेरे यार तू खुश रहना सदा। बस अब भगवान से यही दुआ है कि मेरी भी उम्र तुझे लग जाए। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा, 9 बज रहे थे। फिर उसने अपने सिर को झटकते हुए मन में कहा, ये नानी भी आखिर मुझे समय पर घर बुला ही लेती है। घर नहीं जाना चाहता हूँ पर फिर भी उनके कारण चला जाता हूँ। फिर उसने कार की चाबी जेब से निकाली और गुनगुनाते हुए घर की तरफ निकल गया। विक्रम घर आया तो उसने देखा घर में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। उसने एक नजर अपने पिता को देखा और ऊपर रूम में जाने लगा तो राणा जी ने भी गंभीर आवाज में उसे रोका। विक्रम, यहाँ बैठो। विक्रम ने एक नजर राणा जी को देखा, फिर भारी कदमों से उनकी तरफ आ गया। राणा जी ने आंखों से उसे बैठने का इशारा किया तो वहीं बैठ गया। राणा जी ने फिर कहा, कल एक बहुत जरूरी मीटिंग है शिमला में और मुझे कुछ जरूरी काम से दिल्ली भी जाना है। तुम मेरी तरफ से ये फाइल उस मीटिंग में दे देना और इसकी डिटेल्स एक बार देख लो। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी और के हाथ से नहीं भेज सकता हूँ। और हाँ, सुधा को भी अपने साथ ले जाना। विक्रम कुछ कहना चाहता था पर राणा जी की आंखों को देखकर ही उसे समझ में आ गया था कि काम तो उसे ही करना पड़ेगा। उसे चुपचाप वो फाइल ले ली और कहा, आप मुझे एड्रेस बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा, पर मैं दोपहर को निकलूंगा, मुझे आश्रम में भी कुछ काम है। फिर बगैर राणा जी को सुने वो फाइल लेकर वहां ऊपर जाने लगा तो देखा नानी हाथों में खाने की थाली लेकर उसी की तरफ आ रही है। उसने एक नजर नानी को देखा और वो फाइल लेकर नानी के कमरे में ही खाना खाने चला गया। उसने नानी से प्यार से पूछा, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? आपको पता है ना मैं लेट आता हूँ, फिर भी आप रोज मेरे लिए खाने पर रास्ता देखती हैं। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। और वहां देखे इतने सारे लोग हैं, सबने खाना खा लिया है, फिर आप अकेले बैठी थी। नानी ने प्यार से गाल को छूकर बोला, अब थोड़े दिन की ही तो जिंदगी है, कम से कम मुझे इन पलों को तो तू अपने साथ जीने दे। विक्रम ने मुंह बनाते हुए नानी से कहा, आखिर आप ऐसी बातें करना बंद क्यों नहीं करती? बहुत लंबा जीना है आपको, समझिए आप। फिर उसने नानी के हाथों से खाने की थाली ले ली और एक कोर तोड़कर नानी की मुंह की तरफ ले गया। नानी ने प्यार से उससे खाना खाया और फिर एक कोर विक्रम की तरफ भी बढ़ा दिया। दोनों एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहे थे। साधना जी दोनों को दरवाजे से देखकर ही लौट गई। उनकी आंखों से भी 2 बूंद आंसू गिर पड़े। वो भी अपने बेटे की हालत जानती थी पर कुछ कह नहीं सकती थी। एक नजर उन्होंने भी राणा जी की तरफ देखा जो नेताओं से घिरे हुए थे। फिर वो गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। खाना खाकर विक्रम भी अपने रूम में चला गया। उसने फाइल को संभालकर बैग में रखा। थोड़ी देर लैपटॉप में अपना काम करने के बाद बिस्तर पर आकर लेट गया। उधर प्रीति की आंखों में नींद ही नहीं थी। इधर उधर करवट लेते हुए उसके दिमाग में भी उल्टी सीधी बातें आ रही थी। वो जल्द से जल्द समीर से मिलना चाहती थी।
आखिर वो उसका फर्स्ट साइट क्रश जो था। उसने मन में सोचा, विक्रम तो पक्का अभी नहीं सोया होगा, वैसे भी लड़के इतनी जल्दी कहाँ सोते हैं, एक बार फोन लगा लूं। फिर कुछ सोचते हुए उसने विक्रम को फोन लगाया। जैसे ही विक्रम ने फोन उठाया, प्रीति ने तुरंत कहा, विक्रम, एक जरूरी बात करनी थी, सॉरी इतनी रात में फोन लगा लिया। विक्रम, जिसे नींद आने लगी थी, उसे नींद में ही कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। प्रीति ने कहा, परसों संडे है, क्या तुम मुझे शिमला ले जा पाओगे? मुझे अपने दोस्त से मिलना है, प्लीज, उससे मेरा मिलना बहुत जरूरी है, मना मत करना। उसकी बात सुनकर ही विक्रम की नींद भाग गई। उसने मन में कहा, हो ना हो ये उसी आर्मी वाले लड़के से मिलने जा रही है। उस दिन तो ये समझ में आ गया था कि वो शिमला साइड जा रहे थे, वरना प्रीति का यहाँ शिमला में कौन सा दोस्त होगा। फिर उसने कहा, संडे तो नहीं, कल ही हम दोपहर में चलेंगे, तुम अपने दोस्त से मिल लेना, फिर शाम होते ही हम यहाँ वापस आ जाएंगे। प्रीति मन ही मन बहुत खुश हुई और उसने जोर से विक्रम को थैंक यू कहा। विक्रम सर, नहीं विक्रम, थैंक्स अ लॉट, ये कहा और फोन काट दिया। विक्रम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पागल लड़की। उधर खंडाला में जब तेज ने देखा रॉक्सी अपनी कार स्टार्ट करके उसी की तरफ आ रहा है, तो उसने रॉक्सी की गन उसकी ओर तान दी और चिल्लाकर कहा, तुम जो भी हो, काली के आदमी, होशियारी मत करना, यदि निशाना तुम्हारा अचूक है तो निशाना मेरा भी चूकता नहीं है। रॉक्सी ने हंसते हुए कहा, डर गए क्या? आओ कार में बैठो, तुम्हारे दोस्त के पास छोड़ देता हूँ। रॉक्सी ने धीरे से अपनी दूसरी पिस्टल निकाली और उसके नजदीक आ गया था और तेज कार का दरवाजा खुलने लगा और तभी रॉक्सी ने तेज के सीने में गोली दाग दी।